हेलो एवरीवन। लास्ट जो इसी पार्ट का वीडियो था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इस वजह से मैं वो चैप्टर जो लेक्चर है कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैंने 4 पॉइंट्स तक आपको समझा दिया था। आज हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने जो करवाया उसका एक मैं व्यू दे देती हूँ। मैंने भूमिका और राज्य स्वायत्तता का अर्थ, उसके बाद परिभाषा जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो प्लीज़ इसे 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपने नोट्स में आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद राज्य स्वायत्तता की मांग के कारणों पर हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से जो है मैं 4 पॉइंट्स आपको करवा चुकी हूँ। अब राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए राज्यपाल, जैसा कि मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, कि प्रथम व्यक्ति की तरह होता है, प्रथम नागरिक की तरह होता है किसी भी राज्य के। और राज्य में जो है लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जो राज्यपाल होता है उसकी भूमिका इतनी विस्तृत है कि वो एक ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का या राष्ट्रपति का एजेंट की तरह काम करता है। सोचिए, एक राज्य है, राज्य का एक महत्वपूर्ण पद है राज्यपाल, लेकिन उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है, उसका जो मंत्रिमंडल है या विधानमंडल है, किसी से भी नहीं पूछा जाता कि राज्यपाल कौन बनेगा। इवन वो स्टेट का नागरिक भी नहीं हो सकता, उस स्टेट का व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि राज्यपाल पूरी तरह से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। अब आते हैं कि किस तरह से राज्यपाल इफेक्ट करता है। आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी बिल पास करती है, अगर राज्य जो सरकारें हैं राज्य विधानमंडल में, और राज्यपाल को थोड़ा सा भी लगता है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है ये बिल, तो वो उस बिल को अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति के सुझाव के लिए, या राष्ट्रपति के को प्रस्तावित कर देता है वो। तो वो अनडाउटली काम जो है बढ़ जाता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, लंबा खींचता है काम इससे। और कई बार तो राष्ट्रपति उन बिलों को अबॉलिश कर देता है, ख़त्म भी कर देता है कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ है, किसी भी संवैधानिक गतिविधि के नाम पर, कि ये संविधान के खिलाफ है। इस तरह से कुछ भी एजेंट की तरह, जासूस की तरह काम करता है, सारी बातें जो है केंद्र सरकार तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंट है राज्य सरकारों के लिए इस तरह से काम करना। और दूसरी बात, हम आते हैं राष्ट्रपति शासन के ऊपर, कि कई बार गैर जरूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से केंद्र सरकारें जो है राष्ट्रपति शासन लागू करवा देती हैं किसी भी राज्य में। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, और राज्य सरकार जो है थोड़ा बहुत भी अपनी मनमर्जी से काम करती है, तो उसको केंद्र सरकार अपने खिलाफ बताकर या अपने आदेश का की अवहेलना बताकर जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। आर्टिकल 356 मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया, और वहाँ पर राज्य सरकारें पूरी तरह से उनको काम से हटवा लिया जाता है, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के थ्रू लागू हो जाता है। तो इस तरह से कई कई बार ऐसी सिचुएशन बनी भी हैं। और देखिए, इसका जो गलत इस्तेमाल होने का एक एग्जाम्पल यही है कि ये अब तक जो है 130 बार लग चुका है भारत में, अलग अलग राज्यों में। तो ये अपने आप में एक विडंबना है कि इस अनुच्छेद को एक मजाक बनाकर रख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है राज्यों के लिए कि वो चाहती हैं कि उन्हें स्वायत्तता मिले, ताकि जो ये आर्टिकल है उनके ऊपर जो गैर जरूरी तरीके से लगता है उसका वो विरोध कर सकें। आपने लास्ट उसमें वीडियो में, इसी चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपने सेकंड चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा भी होगा, सरकारिया कमीशन, मदन मोहन पुंछी आयोग। सरकारिया कमीशन साफ साफ इस तरह की जो राष्ट्रपति शासन को लेकर जो गड़बड़ियाँ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर वो प्रहार भी करते हैं और सिफारिश भी रखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है राज्यपाल की भूमिका, एक कहीं ना कहीं डाउट में है। और जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है गैर जरूरी तरीके से या असंवैधानिक तरीके से राज्यों के ऊपर जो है नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। इसलिए भी राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं लगातार। फिर है अंतर्राज्यीय झगड़े। ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ कि किन किन अंतर्राज्यीय झगड़ों की बात होती है। जैसे कि राज्य हैं, आपस में नदियों को लेकर विवाद होता है, जो कावेरी नदी विवाद है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे सतलुज नदी का विवाद, या जो नहर की बात करते हैं हम, एसवी के
हरियाणा पंजाब में जो कनाल इश्यूज़ हैं, इसी तरह से बहुत सारी नदियों पे विवाद जो है राज्यों के आपस में चलते रहते हैं, क्योंकि नदियाँ ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य में शुरू हुई और उसी में ख़त्म होगी। एक राज्य से निकल कर वो दूसरे तीसरे राज्य में भी जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली पहला जो राज्य है वो उस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, दूसरे राज्य तक कम पहुँचता है, तीसरे राज्य तक उससे भी कम पहुँचता है। तो ये राज्यों में आपस में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं पानी को ज़्यादा छोड़ने के लिए, क्योंकि पीने के अलावा ही वहाँ पर खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है पानी। तो ऐसे ऐसे डिस्प्यूट्स को जो सॉर्ट आउट करने का काम जो है केंद्र सरकार का होता है। और भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, सीमाओं को लेकर भी राज्यों में आपस में विवाद हो जाता है, तो वो सारे झगड़े जो हैं इनको निपटाने का काम केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार कई बार अब मान लीजिए दो राज्यों में झगड़ा हो गया है, एक राज्य जो है केंद्र सरकार की पार्टी वाला राज्य है, वहाँ पर उसी पार्टी की सरकार है जो केंद्र में है, तो वो उस पार्टी का फेवर कर देता है बजाय ही विरोधी दल की पार्टी का। तो इस तरह से बहुत सारे झगड़े देखे गए हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र की भूमिका ट्रिब्यूनल के माध्यम से सही नहीं रही है। तो इस तरह से जो अंतर्राज्यीय झगड़े होते हैं उनमें भी राज्य सरकारें चाहती हैं कि केंद्र का जो प्रभावी नियंत्रण है इन झगड़ों को सुलझाने में उसमें कमी आए और राज्यों की जो स्वायत्तता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसके बाद संसद कोई भी नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं को तोड़ मरोड़ सकती है, ख़त्म कर सकती है, कोई भी नया राज्य उसे दूसरे राज्य में जोड़ सकती है, उससे कोई नया राज्य निकाल सकती है। देखिए अपने आप में केंद्र सरकार का कितना बड़ा जो है कितनी बड़ी शक्ति है उसके पास। मैं आर्टिकल 3 का पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लास्ट सेम में भी और फर्स्ट चैप्टर में भी। आर्टिकल 3 जो है संसद जो कि सेंटर का केंद्र का संघ का एक बहुत बड़ा अंग है जिससे कानून बनकर निकलते हैं, उस संसद को इतना बड़ा अधिकार है कि वो कोई भी नया राज्य बना सकती है, कोई एक बड़े राज्य से उसको कई भागों में बांट सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को ये अपने ऊपर प्रहार लगता है, अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसके ऊपर प्रहार लगता है कि इस तरह से सीमाओं को घटा देना बढ़ा देना कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान का विरोध है। ऐसा करने के लिए संसद जो है राज्य की अनुमति तक लेना पसंद नहीं करती है। ऐसी स्थिति में राज्य अपना जोर और बहुत ही दयनीय स्थिति में पाते हैं। यही कारण है कि राज्यों में जो है स्वायत्तता की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है राज्यों के जो का अपना संविधान नहीं है। इसके बारे में देखिए मैं आपको जो है बता चुकी हूँ अमेरिका का एग्जाम्पल लेकर। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में आप देखेंगे कि अपने अलग अलग संविधान है, राज्यों के अलग संविधान है। अमेरिका जो सेंटर संघ है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो ऊपरी स्तर का जो संविधान है वो एक से पूरे देश का अलग है, राज्यों का अलग है। 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे हर राज्य का अपना अपना संविधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में एक ही जो है संविधान बनाया गया है। राज्यों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भारतीय संविधान की उन धाराओं में वो संशोधन कर सके जो उन्हें लगता है कि उनकी कार्य करने की क्षमता या उनकी प्रणाली में किसी प्रकार की दिक्कत लेकर आती है। ना ही वो सुझाव दे सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं संशोधन करने के लिए। भारतीय राज्यों को केवल सीमित रूप में ही संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा और कुछ अनुच्छेदों से रिलेटेड है। ये मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी एक विडम्बना है। अगला जो है पॉइंट है राज्यसभा के सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल लें, अमेरिका में 50 स्टेट्स और 50 के 50 स्टेट्स जो हैं अपने जो राज्यसभा वहाँ की जो सीनेट है वहाँ पर हर स्टेट से 2 मेंबर्स चुनकर जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर बड़ा स्टेट है तो वहाँ से ज़्यादा मेंबर चुन के जाएंगे, छोटा स्टेट है वहाँ से बहुत कम। फॉर एग्जांपल यूपी है, यूपी से 31 राज्यसभा के मेंबर चुन के जाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें हम छोटे छोटे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वहाँ से 1 या 2 जो है चुनकर जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा में बड़ा छोटा पॉपुलेशन के आधार पर बड़ा छोटा स्टेट होने की वजह से अपने आप से ही राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व कम हो जाने की वजह से उनका जो है वो शक्ति राज्यसभा में या उनका जो इफेक्ट होना चाहिए, जो कंट्रोल होना चाहिए, अपने राज्य को बात करने के लेकर जो मुखरता उनमें होनी चाहिए वो उनके अंदर रह जाती है। अब देखिए डोमिनेट तो करेंगे ही। यूपी के अगर 31 राज्यसभा के सदस्य हैं और एक किसी स्टेट का 1 सदस्य है तो वो आपस में डोमिनेंस तो होगा ही, जैसे कि सिक्किम है वहाँ से 1।
तो ऐसे में ज़्यादा प्रायोरिटी यूपी को ही दी जाएगी। तो वो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं राज्यों को लगता है कि राज्यसभा के स्तर पर उन्हें पावर ही नहीं है छोटे स्टेट्स को, तो छोटे स्टेट भी अपनी बात रख सकें, छोटे स्टेट भी अपने देश के लोगों का कल्याण कर सकें, उसकी तरफ ध्यान दिलवाने के लिए या फिर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए भी स्टेट्स लगातार कहते हैं कि उन्हें ऑटोनॉमस बनाया जाए, उन्हें स्वायत्त बनाया जाए। इसके अलावा एक नई जो है प्रवृत्ति उभरते हुए देखी 1967 के बाद कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बन गए हैं। क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं? जो उसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। एक होती है नेशनल पार्टी जो पूरे देश में जिसके लोग मिलते हैं। हमारे देश में 7 नेशनल पार्टी है। आप सेकंड यूनिट करेंगे तो उसमें मैं दल के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि कौन सा दल नेशनल पार्टी होता है, कौन सा राज्य पार्टी होता है, कौन सा क्षेत्रीय पार्टी होता है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझे कि 7 के अराउंड नेशनल पार्टीज हैं और लगभग 59 जो है राज्य स्तर के दल हैं जो राज्यों में बहुत अधिक प्रभावी, और छोटे मोटे राजनीतिक दल तो 2283 के आसपास हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इतने सारे दल हैं। अब देखिए, कोई दल किसी राज्य विशेष से ही संबंधित है, वो राष्ट्रीय दल तो है नहीं कि उसे पूरे राष्ट्र में ही इलेक्शन लड़ने हैं, पूरे राष्ट्र में ही अपने नेताओं को खड़ा करना, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। उसका काम उस राज्य से संबंधित होता है, उसका काम उस राज्य के उसके जो क्षेत्र हैं उनके लोगों तक ही उनकी सोच सीमित होती है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण या विकास की बात वो कैसे कर सके कि दोबारा वो सत्ता में आ सके या सत्ता को प्राप्त कर सके। तो ऐसे जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने राज्य के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, वो सही गलत का फैसला उतना कर नहीं पाते हैं, और इसी वजह से अपने राज्य को अधिक प्रायोरिटी पे रखने की वजह से वो केंद्र से और भी अधिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनसे बार बार डिमांड करते हैं कि उनको और भी अधिक पावर या शक्तियाँ दी जाए ताकि वो अपने लोगों का विकास कर सकें और वो अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सकें कि वो आपके क्षेत्र की पार्टी और आपके ही विकास की बात करेगी। और वो अपनी जनता में ये अपने लोगों में ये विश्वास पाने की पुरजोर कोशिश करते हैं कि जो राज्य का विकास केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी या नहीं कर पा रही है वो, बल्कि वो जो उनका क्षेत्रीय दल है वो उसे आसानी से संभव बना सकता है उस राज्य का विकास करना। यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि क्षेत्रीय दल आपके यहाँ पे लोक दल है, चौटाला जो हरियाणा में जो चौटाला पार्टी लोक दल बहुत वो डोमिनेंस रहा है। विकास पार्टी जो बंशीलाल के थे वो बहुत डोमिनेंस में रही है। क्षेत्रीय दल हैं जो अपने क्षेत्र की बात करते हैं। ये इतने नेशनल लेवल पे बहुत ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में भी मिल जाएगा, आंध्र कर्नाटक या फिर मणिपुर मिजोरम ये दल मिल जाएंगे, लेकिन हाँ नेशनल पार्टी जब फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम ये ऐसी पार्टीज हैं कि जो आपको अदर स्टेट्स में मिल ही जाएंगी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, लेकिन ये पार्टी सिर्फ हरियाणा में या फिर यूँ कहे कि जो ईस्ट यूपी है उस एरिया में डोमिनेंस थोड़ा बहुत करती थी एक टाइम पर। तो ये क्षेत्रीय दल हैं जो अपने क्षेत्र पर्टिकुलर अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। तो ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक आप और सीक्वेंस ये सारे पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स लिख लेने के बाद आप कंक्लूजन लिखने से पहले ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि विभिन्न समयों पर विभिन्न राज्यों द्वारा किस प्रकार राज्य स्वायत्तता की मांग की गई है। बच्चों ये एमसीक्यू के पर्पज़ से ये डेट और ये कमेटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्टीज़ हैं डीएमके और एडीएमके तमिलनाडु में, तो उनके प्रयासों से जो है सीतलवाड़ कमेटी बनी थी 1966 में तमिलनाडु से ही, जिसने पहली बार स्वायत्तता की मांग की। राजमन्नार कमेटी बहुत अधिक फेमस है और यहाँ पर मैंने गलती से 1960 लिख दिया है, इट्स 1969 बनी थी और 1970 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट कि 1960 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो 1970 है। तो इसे राजमन्नार कमेटी को 1970 आप मान के चलें। वेस्ट बंगाल में मार्क्सवादी दल की तो ये जो राजमन्नार और सीतलवाड़ कमेटी आप याद रखें, एमसीक्यू में बहुत बार पूछी जाती है। किससे संबंधित है? ये राज्यों की स्वायत्तता की मांग से संबंधित है। वेस्ट बंगाल में जो मार्क्सवादी दल है 1977 में उन्होंने भी एक ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन में कहा था कि जाति, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक विविधताओं वाले इस भारत देश में राष्ट्रीय एकता कायम रखी जा सकती है अपने प्रयासों से द्वारा, अपने राज्य के अपने प्रयासों द्वारा। जरूरी नहीं कि उन्हें केंद्र ही एक उसमें गठजोड़ में बांट सकता है, राज्य खुद भी प्रयास कर सकते हैं। बल्कि उन राज्यों को और अधिक अधिकार दिया जाए ताकि वो इन विखंडनकारी जो स्थितियां उनसे लड़ सकें, और जो यूनियन शब्द हमारे देश में दे रखा उसको हटाकर फेडरल शब्द डाल देना चाहिए जिसमें दिखे कि राज्यों की स्वायत्तता बढ़ गई है। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजाब में जो अकाली दल है। बच्चों ये दल के नाम जरूर आप याद रखना।
मार्क्सवादी दल वेस्ट बंगाल में, पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में डीएमके, एडीएमके, ये आपको आने वाले 6 चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाई जाएंगी। अकाली दल पंजाब में है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। 1973 में इन्होंने भी एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो रक्षा, विदेशी मामले, संचार, रेलवे और मुद्रा को छोड़कर बाकी सारे अधिकार राज्यों को दे देने चाहिए। तो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, कब ये पारित हुआ, कौन सी पार्टी से रिलेटेड है। इसी तरह से श्रीनगर में भी 3 दिवसीय एक सम्मेलन आया 1983 में, उन्होंने भी राज्यों की स्वायत्तता की बात की थी। एक चंदा समिति थी जो कि दूरदर्शन या संचार से संबंधित जो है 1966 में बनाई गई थी, उसने भी हल्की फुल्की बात की थी।